मित्रों, आज ये वीडियो शूट करने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मुझे एक मीटिंग भी अटेंड करनी थी और कुछ पर्सनल घर के काम भी निपटाने थे। खैर, देखते हैं मंडे 22 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पे वही वेस्ट बंगाल इलेक्शन और मुंबई पुलिस मुकेश अंबानी वाले केस की तू तुम्हें में चल रही है। पॉलिटिक के समाचारों में एक होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, लेकिन रियल लाइफ में एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने विवेक पर ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन ऐसे अपराधी को टाइम से पहले भी छोड़ सकता है। यूजुअली 14 साल पर आजीवन कारावास के कैदी को छोड़ दिया जाता है। पता चला गोवा में ऐसा एक आदमी था, लेकिन उसका नंबर आया उससे पहले ही वो जेल में मर गया और उसकी सब प्रोसेस नहीं हो पाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी जताई है। कई बार ये होता है कि गरीब आदमी हो जिसका कोई कनेक्शन या नेटवर्क ना हो पावरफुल लोगों के साथ, तो वो जेल में सड़ते रहते हैं। जिनका कनेक्शन हो तो 14 साल में निकल जाते हैं। हाँ, तो राइट ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन में वो उसने फांसी की सज़ा हो रही है और दया याचिका मर्सी पिटीशन डाली हो तो उसका टाइम पे यस या नो में जवाब आना चाहिए। ऐसे सब मुद्दे लिखते लिखते ये भी एक नया मुद्दा। अपराधियों की बात किए तो अपराधियों को मिलता है राइट टू लॉयर। उसके लिए एक तो आर्टिकल 20 में कि किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर आर्टिकल 22 जिसमें ये भी बात है कि व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील द्वारा कोर्ट में उसकी जिरह हो ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए। अमेरिका में भी ऐसी चीज़ होती है मिरांडा राइट्स या मिरांडा वार्निंग की, जहाँ पर पुलिस अफसर किसी को गिरफ्तार करता है तो उसको बताता है कि आप वकील रख सकते हैं और इंक्वायरी के दौरान वो वकील आपके साथ प्रेजेंट रह सकता है। अपराधियों का ही नाम लिया है तो पॉलिटिक्स और इलेक्शन में सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन ऐसा एक नॉन गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ग्रुप, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज़ इलेक्शन सिस्टम, भारत की चुनावी प्रणाली के बारे में कुछ संशोधन या जांच पड़ताल। अब उन्होंने जो पाया वो कोई नई चीज़ें नहीं है, लेकिन अपना मेंस पेपर 2 में वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज़। हाँ, तो बैठे बिठाए मुद्दे मिल जाते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, इलेक्टोरल रोल्स, मतलब ये जो मतदानों की सूची होती है, मतदाताओं की सूची, देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटेग्रिटी एंड इंक्लूसिवनेस। कुछ जगह फर्जी लोगों के नाम है, जो सही में है उसका नाम नहीं है वगैरह। दूसरा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है। तीसरा, पैसों का वहाँ पर दबदबा बढ़ रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता लागू तो की जाती है लेकिन उसका सही से अनुपालन नहीं हो रहा है। पेड मीडिया, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया के प्रॉब्लम्स, कई पॉलिटिशियन प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, धर्म और जाति के नाम पर लोगों का मन उत्तेजित करे ऐसे आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पता चलता है किसी केस में कोई उन्होंने बड़ी सज़ा या कुछ किया हो, बस वार्निंग देते रहते हैं। एक ज़माने में इलेक्शन कमिश्नर थे TN सेशन, तो उन्होंने ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनवाया था। कैंडिडेट चुनाव में कितना खर्च करता है उसका सब उसने रिपोर्ट देना होता था। अगर कोई ऑफिसर किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में काम करता ड्यूरिंग द इलेक्शन तो उसको वो सस्पेंड कर देते। पंजाब इलेक्शन में हिंसा बहुत बढ़ गई थी तो इलेक्शन को ही उन्होंने कैंसिल करवा दिया। तो इस टाइप की जो उन्होंने बोल्ड रिफॉर्म्स लिए, आजकल के नए इलेक्शन कमिश्नर वो दिखा नहीं रहे। इलेक्शन के साथ ही एक जुड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने पैसा डोनेट करना हो, कैश में कर सकते हैं, चेक से, नेफ्ट, RTGS, ऑनलाइन बैंकिंग, लेकिन लिमिट्स है कि कैश में 2000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। हाँ, तो ऑनलाइन चेक वगैरह कर सकते हैं। साथ ही एक और भी ऑप्शन आपको दिया गया जिसे कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कुल मिला के भारत का कोई नागरिक या भारत में रजिस्टर्ड कंपनी SBI में जाए, वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 1000, 10,000, 1 लाख अलग अलग रकम के होते हैं, फिजिकल फॉर्मेट में होते हैं, मतलब कागज़ में प्रिंट करके आपको देते हैं। और बस आप वो अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को दे दो और वो उसे SBI में जमा करेगा। SBI उसके करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। तो इससे फ़ायदा क्या है, जो दाता है डोनर, उसको एनोनिमिटी, मतलब वो अपना नाम गुप्त रख पाएगा कि उसने किस पार्टी को पैसा डोनेट किया। मीडिया को पता नहीं चले, उसके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर वगैरह को पता ना चले। और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता भी है, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड या एक प्रकार का गिफ्ट कार्ड मिला वो SBI बैंक में जमा कर रहा है, SBI उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर कर सकता है। सामने कुछ चैलेंजेस भी है कि कुछ पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन अपना ही सब ब्लैक मनी वो एक फर्जी कंपनी बना के उसमें ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी मदद से पॉलिटिकल पार्टी को वो पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो काले धन का प्रभाव जो चुनाव में कम होना चाहिए वो असल में हो नहीं रहा। खैर, ये सब तो पुरानी बातें, इसमें नया क्या, नया जानने को ये है कि SBI जब इस प्रकार के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचती है तो गवर्नमेंट SBI को कमीशन देता है और साथ ही साथ ये बॉन्ड जो छापे जाते हैं उसको छापने का खर्च भी भारत सरकार खुद उठाती है।
फिर मेंस पेपर 2 में मुद्दा है रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप या लॉबिंग ग्रुप में आप देख सकते हैं फिक्की, एसोचैम, नासकॉम, ये सब क्या है? ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन ने बनाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसकी मदद से वो सरकार को सब प्रे और पिटीशन लॉबिंग करते हैं कि ये वाली चीज़ का टैक्स कम कीजिए, ये यहाँ पर हमें ये ज़मीन चाहिए, यहाँ पर बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क लगवाइए, XYZ थिंग। उसी तरह RSS, VHP, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने मुद्दे उठा दें। तो प्रश्न ये होता है कि ये लोग सोशल मीडिया में ये हैशटैग चला के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने हैं, इन्फ्लुएंसर बने हैं, इनके सामने ये लोग असल में ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आप पर्दे के पीछे किसकी बात मानी जा रही है, किसके लिए कानून या सरकारी नीतियाँ फ़ायदे में बनाई जा रही हैं, तो पता चले ये सब प्रेशर ग्रुप का असल में दे आर द वंस कंट्रोलिंग द नैरेटिव। ऐसा कैसे संभव है? और ये सोशल मीडिया पे ग्रेटा थनबर्ग वगैरह कुछ भी बोल दे, अल्टीमेटली कोयले का उत्पादन होते रहेगा, क्रूड ऑयल जलते रहेगा। ऐसा क्यों? उसका पहला कारण है ये जितने भी ऑर्गेनाइज्ड सिविल सोसाइटी लॉबिंग एंड प्रेशर ग्रुप्स हैं जैसे फिक्की, एसोचैम, नेस्कॉम, RSS, VHP, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, ये सबका परमानेंट इंस्टीट्यूशन होता है। भले वो सरकार या गवर्नमेंट नहीं है लेकिन उनका अपना पूरी एक ऑर्गेनाइज लीडरशिप होती है, इंटरनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, उनके अपने क्लर्क होंगे ऑफिस में, ट्रेजरर खजांची होगा, अकाउंटेंट हिसाब किताब रखने वाला होगा, उनका सेक्रेटरी होगा, प्रेसिडेंट, चेयरमैन सब होता है। फिर ये फिक्की, नासकॉम वगैरह जो इंडस्ट्रियल लॉबिंग ग्रुप हैं वो सब अलग अलग बिजनेसमैन को जब इसका मेंबर बनना हो उनसे बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, तो इनके पास मनी पावर होता है। उसी तरह RSS, VHP एंड अदर रिलीजियस एंड नेशनलिस्ट ग्रुप्स, तो वो घर घर जाके अपना चंदा इकट्ठा करते हैं, उनके पास भी पैसा है, वो अपने रेगुलर प्रोग्राम मीटिंग करते हैं। और इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के अपने सब कमिटी होती है जहाँ पर महिलाओं की मतलब अलग चैप्टर या अलग रीजनल ऑफिस फॉर वेरियस सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब भी होता है। तो मतलब ये तो एक सिस्टेमेटिक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि ये हैशटैग वाले मिलेनियल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो सिर्फ सतही रूप पे या समंदर में जो जहाग आता है, ओनली अ फोम ओवर द सी, ऐसे कुछ बार कैंपेन चलाते हैं, एक आध दो बार कैंडल लाइट मार्च कर देंगे, ना उनके पास पैसा होता है, नहीं उनके पास परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि वो कंटिन्यूसली सालों साल तक, दशकों दशक तक अपने आइडिया और डिमांड को प्रोपोगेट करते रहें। और इसी तरह यही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अब भी हम पाएँ कि अमूल कोऑपरेटिव, लिज्जत पापड़ महिला गृह उद्योग, ये सब संस्थाएं पाएंगे सालों साल चलते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, सस्टेनेबल हैं। और उसके सामने ये बहुत सारे स्टार्टअप बबल आजकल निकल गए हैं, बट इन फ्यूचर दे मे नॉट बी सस्टेनेबल। तो मेंस पेपर 2 रोल ऑफ सिविल सोसाइटी प्रेशर ग्रुप में सोचने के विषय। ऐसा ही एक और प्रेशर ग्रुप वेस्ट बंगाल में चर्चा में रहता है, सिंडिकेट राज। तो मतलब सिंडिकेट क्या है? ऐसे बेरोजगार स्थानिक युवा जो अपना कोई गैंग या सिंडिकेट बनाते हैं और फिर वहाँ जो भी फैक्ट्री लगाना चाहे बिजनेसमैन, कुछ अपना ऑफिस, शॉप, बिल्डिंग कुछ भी करना चाहे, तो वो उसको घेरेंगे कि आपने जितना भी स्टील, सीमेंट और मजदूर चाहिए वो हम ही सप्लाई करेंगे, बाहर से सस्ते में उसको नहीं खरीदने देंगे, वरना वो धरना प्रदर्शन, गुंडागर्दी, तोड़फोड़ सब करते रहे। कॉलेज एडमिशन में भी उसी तरह वो माफियागिरी में सब कंट्रोल करते हैं। सो दैट इज सिंडिकेट राज। और दूसरा है कट मनी कल्चर। कट मनी मतलब कोई भी सरकारी योजना में लाभार्थी को, मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो और उसमें लाख रुपया ज़्यादा जो भी मिलने वाला हो, तो उसमें सर्टन परसेंटेज उसने लोकल लीडर को देना होगा, तभी उसकी फाइल क्लियर की जाएगी वगैरह। तो बंगाल चुनाव के चलते ये सब शब्द भी चर्चा में है। हाँ, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण या इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर इन पॉलिटिक्स, वो सब कैसे बढ़ता है? जब आप बड़ा सा निबंध लिख रहे हैं तो ये भी गौर करने के विषय। आगे बढ़ते हैं तो पेज 1, 2, 3, 4 में और कुछ काम का नहीं। पेज 5 मित्रों, आज 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे है। ऐसा यूनाइटेड नेशन ने 1993 से शुरू करवाया। 2021 की ये वर्ल्ड वाटर डे की थीम है वैल्यूइंग वाटर, पानी का मूल्य समझे, मतलब कि पानी का बिगाड़ कम करिए वगैरह। इस पर SVNIT सूरत के प्रोफेसर JN पटेल ने एक आर्टिकल लिखा है, तो उसमें से हमको मुद्दे मिल जाएं सब वाटर कंजर्वेशन के, और कुछ साइंस टेक्नोलॉजी के MCQ के लिए भी। कुछ केमिकल होते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोजेल या सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। ये ऐसे सब मतलब पाउडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, आप उसको मिट्टी में पौधे के साथ मिलाएंगे और वो पौधे की जड़ों में, रूट्स में उसके आसपास चिपके रहेंगे, और फिर आप जब भी पानी उसे पिलाएंगे ये हाइड्रोजेल में वो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर धीरे धीरे रिलीज होगा, ताकि ऐसा ना हो कि सारा पानी वाटर टेबल में नीचे चला जाए या गर्मी में ऊपर उड़ जाए। प्लांट के रूट को धीरे धीरे पानी मिलता रहे। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ दिस हाइड्रोजेल सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर टेक्नोलॉजी। एक बात। दूसरा हम कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स, मतलब ज़मीन नहीं, सिर्फ न्यूट्रिशन केमिकल वाला पानी हो, उसी में पौधों को उगाया जाए। तो हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, पानी होता है लेकिन वो उसमें
न्यूट्रिएंट्स हमने आर्टिफिशियल केमिकल डाले हैं। तीसरी चीज़ होती है एक्वापॉनिक्स, मतलब उसमें आप एक फ़िश टैंक बनाएंगे जहाँ पर मछली होगी, मछली को खाना खिलाओ और उसके शरीर से जो भी वो वेस्ट मटेरियल सिक्रीट करेगी उसी के मदद से प्लांट अपने न्यूट्रिशन उसमें से खींचता रहेगा। तो वो हो गया एक्वापॉनिक्स, मतलब वहाँ पर आपने केमिकल नहीं डाला न्यूट्रिशन वाला, आपने मछली छोड़ दी और मछली की मदद से प्लांट ग्रो करेगा और फिर प्लांट के अंदर से जो थोड़ी बहुत कुछ मिलेगा न्यूट्रिशन वो मछली को ग्रो करने में मदद करे, तो आपका अनाज भी बन रहा है और आप मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, दैट इज़ एक्वापॉनिक्स। तीसरा होता है एरोपॉनिक्स, कि जहाँ पर ऐसे सब आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाए कि जहाँ मिट्टी ना हो और पानी भी बहुत कम यूज़ किया जाए और फिर भी प्लांट ग्रो करते रहे। इसके अलावा पानी का कितना प्रयोग हो रहा है, तो ग्रीन हाउस बनाए जाएँ। ग्रीन हाउस वैसे आप जानते हैं ग्लास की पूरी स्ट्रक्चर होती है ताकि बाहर भले ठंडी हो लेकिन अंदर वो हवा गर्म रहे और उसके चलते प्लांट को मदद मिले। ऐसे ग्रीन हाउस में सब हम लोग टेम्परेचर, वाटर सप्लाई, ह्यूमिडिटी सब कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो ग्रीन हाउस होता है वो ग्लास से बनता है, तो पॉली हाउस बनता है, वो कैसे बनाए? आपके पास ग्लास खरीदने का पैसा नहीं तो पॉलीथीन की, प्लास्टिक की शीट से बना सकते हैं। तीसरा हो सकता है लेथ हाउस, मतलब लकड़ी से आप पूरा एनक्लोज कर दें उसे, और उसमें फ़ायदा ये होगा कि फिर उस पर थोड़ा पानी छिड़क के रखो तो अंदर भी पूरी ह्यूमिडिटी, नमी बनी रहे और कम वाटर सप्लाई में भी हम अच्छे प्लांट ग्रो कर सकें। उसके अलावा जेनेरिक मुद्दे तो आपके पास हैं ही, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, डिसलिनेशन ऑफ वाटर, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन को कम करें, प्रिसीजन फार्मिंग करें, वगैरह वगैरह। पानी और नदियों का ही नाम लिया है तो केन बेतवा लिंक, उद्देश्य क्या है इसका? केन नदी का पानी बेतवा नदी में लिंक किया जाए, वहाँ जाए वो, और उसकी मदद से ये बुंदेलखंड रीजन जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में के कुछ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर पानी की सप्लाई बढ़ाई जा सके। तो ये तो सालों साल से प्रपोजल था ही, लेकिन अब तय किया है कि आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मंत्री या ऑफिसर इस अग्रीमेंट को साइन करने वाले। फिर आगे बढ़े, पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं, पेज 7 एडवर्टाइजमेंट काम के नहीं, पेज 8 कॉलम्स में कुछ काम का नहीं। एक तो वही महाराष्ट्र में वो 100 करोड़ की कलेक्शन करने का होम मिनिस्टर ने बोला नहीं बोला, कॉमेडी चले, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छे मुद्दे दिखते नहीं। दूसरा है भारत और अमेरिका के रिश्ते, तो उसमें भी नया जानने को कुछ नहीं, वही पुरानी बातें चल रही है। बहुत खींच के अगर ढूंढे तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल जो भारत रशिया से खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका को ऐतराज़ है और शायद हमारे ऊपर सैंक्शन, प्रतिबंध भी लगा सकता है कि अगर आप ये खरीदेंगे तो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर हम ये बैन लगाएंगे वगैरह। बड़े कॉलम में फैज़ान मुस्तफ़ा, वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर देने का बिल, उसकी सब क्रिटिसिज्म, लेकिन कुछ ज़्यादा काम का नहीं, पुराने ये आर्टिकल, फला डिम का आर्टिकल करके बनाया है, इतना दिमाग खर्च करना एक हद से ज़्यादा फायदेमंद नहीं। दूसरा है अनु रघुनाथन, उनकी वो सब घूम फिर के बात है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उससे लोगों में साइड इफेक्ट तो सही से सीरो सर्वे होने चाहिए वगैरह, तो एक लाइन का मुद्दा है, आगे बढ़ो। पेज 9 पे भी ऐसे साइंस टेक का एक और कॉलम, दिलीप मावलंकर, हर्ड इम्यूनिटी, यानी जितना भी जन समुदाय है उसमें एक खास प्रतिशत हिस्सा, उसमें अगर किसी एक रोग की इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो फिर जो वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में जंप कर करके जाता है वो चेन ब्रेक हो जाती है और प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसी हर्ड इम्यूनिटी किस चीज़ में हो सकती है? वो ऐसी जगह पर हो सकती है जहाँ पर रोग ऐसा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है, जैसे मीजल्स, डिप्थेरिया, कोरोना वगैरह। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ सकती क्योंकि वो एक से दूसरे में नहीं जाता। अभी ऐसे अगर संक्रमण करने वाले रोग देखिए, मीजल्स, एक आदमी को मीजल्स हो तो वो 10 लोगों को बीमार कर सकता है, तो आपने वो चेन ब्रेक करनी हो तो 90% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन करना होगा। उसी तरह कोरोना में कम से कम 70% पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट करेंगे तो वो सारी चेन ब्रेक हो जाएगी। अब पूरे भारत के 70% को एक साथ करने जाए तो भाई उसमें बहुत टाइम लगेगा, इतना स्टाफ और इतनी सब लॉजिस्टिक हमारे पास मुश्किल है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करनी चाहिए? ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बाकी ऐसे सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट या कंटामिनेशन जोन जहाँ पर कि हद से बाहर कोरोना फैल गया है, वहाँ सबसे पहले 70% वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए सारी वैक्सीन का सप्लाई, डॉक्टर, नर्स वहाँ पर ही भेज देना चाहिए। ऐसा हम करें, ऐसा दिलीप मावलंकर का कहना है। वैक्सीन का ही नाम लिया तो एक और शब्द चर्चा में, वैक्सीन इम्पीरियलिज्म। आगे हमने देखा इंटरनेट इम्पीरियलिज्म की कैसे गूगल, फेसबुक सारा अपने कब्जे में कर रहा है। उसी तरह वैक्सीन इम्पीरियलिज्म क्या होगा? ये फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, नोवार्टिस ऐसी, जॉनसन एंड जॉनसन, वो सारी चीज़ अपने कब्जे में कर ली है। कैसे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल एक टेक्नोलॉजी पूल बनाया था, मतलब ग्रुपिंग, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो सब अपने पेटेंट और टेक्नोलॉजी शेयर करें कि कैसे वैक्सीन बनाते हैं, और वो सब अफ्रीका, एशिया के देश की छोटी छोटी कंपनियों को हम शेयर करेंगे और वो वहाँ पर लोकल वैक्सीन बनाते रहें।
लेकिन आज की तारीख तक एक भी फर्स्ट वर्ल्ड मतलब ये अमेरिका यूरोप की कोई फार्मा मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना कोई टेक्नोलॉजी या पेटेंट की बात इसमें डाली नहीं है। खैर वो तो खुद से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम उनके अमेरिका और यूरोप की सरकारों ने तो उन पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन वो भी सरकार भी कुछ उनको नहीं बोल रही। क्यों? क्योंकि यही फाइज़र जॉनसन एंड जॉनसन उनको चुनाव में बहुत सारा इलेक्शन फंडिंग देते हैं, और अमेरिकी सरकार का अभी अप्रोच ऐसा लगता है कि सबसे पहले अमेरिकी लोगों को ही वैक्सीन मिले जितनी हम बना रहे हैं, और फिर अगर कुछ बचेगा तो बाकी देशों को देंगे। और ऐसा टोकनिज़म या मीडिया कवरेज के लिए 2-2 बक्से उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को भेजे हैं। बाकी जितना वैक्सीन भारत ने सप्लाई किया है सब पड़ोसी और गरीब देशों में, उसके मुकाबले किसी ने नहीं किया, वगैरह वगैरह। हाँ, तो अगेन वो याद करो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वाई वी शुड बी प्राउड टू बी इंडियंस, या भारत ने क्या हासिल किया। तो आज़ादी के पहले हमने ब्रिटिशरों का इंपीरियलिज्म उसका खात्मा करवाया, और अब आज़ादी के बाद वैक्सीन इंपीरियलिज्म को भी हम ख़त्म करवाएंगे, वगैरह वगैरह। माई विजन फॉर इंडिया और जो भी लिखना हो। फिर पेज 9 पर दूसरा कॉलम नारायणी बासु, उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन और उसमें रिफॉर्म के बारे में जो हमने अभी आगे पढ़ लिया। तीसरा कॉलम रुचि गुप्ता, जिन्होंने वो रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप और क्यों ग्रेटा थनबर्ग टाइप के लोग वो आरएसएस वीएचपी की टक्कर नहीं ले सकते, तो वो हमने देख लिया। पेज 10 पे चलते हैं, पॉलिटिक्स के समाचार। तो उसमें ये सिंडिकेट और कट कल्चर क्या है वो भी देख लिया। पेज 11 केन बेतवा के बारे में हमने पढ़ लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव हुए। पेज 12 एक्सप्लेन सीरीज़, एक तो राइट टू लॉयर वो हमने देख लिया। लॉन्ग जंप में विश्व के सबसे बड़े रिकॉर्ड और क्या क्यों कब हुए थे भाई, वो तो इंटरव्यू में आप अगर एथलेटिक्स एज अ हॉबी और इसमें स्पेसिफिकली लॉन्ग जंप का आपने खुद कुछ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल की हो तो करना चाहिए, बाकी कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है तोमर राजा अनंगपाल सेकंड। ये तोमर डायनेस्टी 8वीं से 12वीं सदी में दिल्ली और हरियाणा रीजन में इनका राज था। शुरुआत में कैपिटल अनंगपुर जो फरीदाबाद के पास है। हालांकि ये अनंगपाल द सेकंड या अनंगपाल तोमर जो 11वीं शताब्दी के राजा थे, उन्होंने कैपिटल को दिल्ली का पुरी या दिल्ली या इंद्रप्रस्थ वो इलाके में स्थापित किया। फिर लालकोट किला और अनंगताल बनवाया। उनके बाद उनके ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान राजा बने, जिन्होंने जो कि तराई की लड़ाई में हार गए, और फिर दिल्ली सल्तनत का 1192 में स्थापना हुई। तो ये सब चर्चा में क्यों है? क्योंकि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो कल्चर मिनिस्ट्री के नीचे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उन्होंने एक समिति बनाई है, महाराजा अनंगपाल सेकंड मेमोरियल कमेटी, जिसका काम होगा ये साबित करना कि अनंगपाल द सेकंड उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी, और फिर उस हिसाब से दिल्ली एयरपोर्ट का नाम या तो चेंज किया जाए या फिर उसके सामने कुछ स्टैचू लगाया जाए, उनकी याद में एक म्यूजियम बनाया जाए, वगैरह। खैर मीडिवल हिस्ट्री में MCQ के लिए सब याद रखें आप। पेज 13 ये कोई टेनिस प्लेयर की बड़ी सी इंटरव्यू काम की नहीं। पेज 14 वर्ल्ड न्यूज़ में एक चीज़ थी वैक्सीन इंपीरियलिज्म, हमने देख लिया। बाकी वही सब म्यांमार में धमाल जारी, ईरान और अमेरिका की तू में, साउथ चाइना सी में चीन के अलग अलग जहाज घूम रहे हैं जिससे फिलीपींस को विरोध है। नवाल सद्दावी इजिप्ट में इन्होंने महिला अधिकारों के लिए आंदोलन किए थे, देहांत हुआ, दुखद समाचार, लेकिन अपनी एग्ज़ाम में काम का नहीं। पेज 15 इकानमी। मित्रों याद करो एक ज़माने में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जब ये इंडियन एक्सप्रेस के पास लिखने को कुछ भी नहीं हो तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये लिखा है वो लिखा करके कॉलम मारते रहते थे। वही तमाशा वापस उन्होंने शुरू किया है। RBI का स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट और इधर उधर की रोज़ RBI की वेबसाइट से एक रिपोर्ट निकाल के ये डाल रहे हैं सब कुछ, ये है वो है, फला डीम का लोन का ये हुआ, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट का ये हुआ, अभी सेविंग बढ़ रहा है कम हो रहा है। भाई छोड़ो इसको, कोरोना के लॉजिक से खुद सेट करिए आप चीज़ें MCQ में। इसमें से रैंडमली कुछ भी डेटा उठा कर कुछ प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले अतरंगी टाइप के इकोनॉमी के प्रश्न बनाते हैं, तो उसमें आपने डरना भी नहीं और टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। दूसरा मुद्दा है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, जिसकी करीब 53% शेयर होल्डिंग सरकार के पास है और वो उसे बेचना चाहती है। अब वैसे तो ये BPCL के शेयर्स बाज़ार में करीब 430 रुपीज़ में बिक रहे हैं, लेकिन सरकार की जितनी भूख है पैसा की डिसइन्वेस्टमेंट में 80,000 करोड़ के आसपास, तो बाज़ार में सीधे ही सबको बेचेंगे तो हो सकता है 430 450 के आसपास मिले, तो ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए, किसी बड़े बिजनेसमैन को सीधा ही ऑफर करना चाहिए, जैसे वेदांत ग्रुप या रिलायंस या कोई, कि ये BPCL इसकी इतनी रिफाइनरी है, इतनी फैक्ट्री है, ये इतना सब कीमती है, और उसे 53% दिए जाए। और सामने हो सकता है वेदांत वगैरह को इच्छा हो कि रिलायंस का दबदबा करने के लिए मुझे भी रिफाइनरी डालनी है तो मैं ये सब खरीदूंगा,
तो पता चला 430 रुपीज़ के प्राइस पे तो शेयर चल ही रहा है। उसके ऊपर वेदांत वगैरह ने ऑफ़र किया है 62% कंट्रोल प्रीमियम। प्रीमियम मतलब कोई चीज़ को महंगी दाम पे ख़रीदना। तो बाज़ार में जो प्राइस चल रहा है उसके भी ऊपर एक्स्ट्रा स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हुआ है कंट्रोल प्रीमियम। कंट्रोल प्रीमियम मतलब मार्केट में शेयर का जो प्राइस चल रहा है उसके भी ऊपर एक्स्ट्रा स्पेशल पैसा कोई ऑफ़र करे, क्योंकि वो आपकी कंपनी को एक्वायर करना चाहता है, वहाँ मेजोरिटी शेयर होल्डिंग उसे चाहिए ताकि वो उसका मालिक बन सके। सो दैट इज़ कंट्रोल प्रीमियम। हालांकि यूपीएससी प्रीलिम में मुझे इतना काम का नहीं लगता, लेकिन आप अगर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम करते हैं तैयार, तो वहाँ पर कुछ बार ऐसे बिजनेस फाइनेंस के स्पेसिफिक टर्म्स वो पूछते हैं, तो हमने जान लिया कंट्रोल प्रीमियम क्या है। ऑयल रिफाइनरी का ही नाम लिया है तो सऊदी और ओपेक समूह, और उसमें प्लस लिखा है, प्लस मतलब रशिया वगैरह जो ओपेक के सदस्य नहीं लेकिन वो भी गैंग में अभी साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये लोग कई टाइम से लगे हैं कि ऑयल का सप्लाई प्रोडक्शन कम कर रहे हैं ताकि बाज़ार में उसके दाम बढ़ जाए और उनको मुनाफा ज़्यादा हो। इतने महीनों तक तो इंडियन गवर्नमेंट की जितनी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ओएमसी या तेल कंपनियां हैं, उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब उन्होंने तय किया कि हम आपसे कम ही खरीदेंगे। मतलब जो होता है ऑनियन अगर 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये फिर 500 और 5000 रुपये हो गए तो कभी तो मना करेगा कि अब मैं ऑनियन नहीं खाऊंगा। तो अब ये जो ग्राहक होंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो सऊदी से खरीदती थी, उन्होंने अब कहा है कि हम आपसे कम ही खरीदेंगे। सो नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। पहला तो हो सकता है कि सऊदी की थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए तो वो सप्लाई बढ़ा दे, प्राइस कम करे। दूसरा वे फॉरवर्ड हो सकता है कि भारत सरकार ने काफ़ी समय से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना शुरू किया था, यानी जब भी विश्व बाजार में ऑयल का दाम सस्ता हो गया हो तो ढेर सारी मात्रा में उसको खरीद के स्टोर कर दो गुफाओं में या अंडरग्राउंड केव्स में, और जब ऑयल की शॉर्टेज होने लगे तो वो सारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से आप सप्लाई करना शुरू करें। तो ऐसा भारत सरकार ने बनाया और अब हो सकता है उसमें से हम लोग यूज़ करना शुरू करेंगे जब तक ये दाम थोड़े स्थिर नहीं होते। तीसरा तरीका हो सकता है कि अमेरिका से और ज़्यादा परचेजिंग शुरू करें, जो पिछले काफ़ी समय से हम कर भी रहे हैं। चौथा क्या कर सकते हैं, ई व्हीकल को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोशन करो वगैरह वगैरह। इसके अलावा बस इधर उधर के सब समाचार हैं। गोल्ड इंपोर्ट में क्या कम ज़्यादा हुआ, एविएशन कंपनियों में क्या चल रहा है, रिलायंस अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप का लीगल केस, ये सब कुछ काम का नहीं। पेज 16 स्पोर्ट्स में भी कुछ खास काम का नहीं। तो ये था सोमवार का न्यूज़पेपर। और आगे का अपना कार्यक्रम क्या रहेगा, आज रात 8 बजे मृणाल्स मंडे 20 MCQ की करंट अफेयर्स की टेस्ट जो हमने इतने महीनों तक पढ़ा है करंट अफेयर्स में, इस वीडियो सीरीज़ में हिस्सा लीजिए। उसमें देर आर प्राइजेस, पेड सब्सक्रिप्शन मिले, अमेज़ॉन के गिफ्ट वाउचर्स 1000 रुपये के 500 रुपये के, तो जीत लो सब इनाम। और कल रात 9 बजे इकोनॉमी के अपडेट्स के लिए मेरी विन 21 सीरीज़ उसका लाइव लेक्चर होगा। इन सभी के रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org।